नमस्कार। भारत के भूगोल की जबरदस्त सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं जहां से एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर स्टेट पीएससीज, मतलब लगभग हर बड़ी परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। और वो टॉपिक है भारत के पठार। देखिए, ये सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल की रीढ़ की हड्डी हैं। आज का ये सेशन पूरा देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पठारों से जुड़ा कोई भी सवाल आपकी पकड़ से बाहर नहीं होगा। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, भारत की वो कौन सी जमीन है जो करोड़ों साल पहले तब बनी थी जब भारत एशिया का हिस्सा भी नहीं था। वो कौन सी चट्टानें हैं जो समय की हर मार झेलकर आज भी एकदम मजबूती से खड़ी हैं और अपने अंदर देश का सबसे बड़ा खनिजों का खजाना छिपाए हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। और आज हम इसी के हर एक पहलू को खोलकर समझने वाले हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करेंगे और समझेंगे कि यह पठार आखिर होता क्या है। फिर हम भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार की गहराई में उतरेंगे और उसके दो मुख्य हिस्सों, मध्य उच्चभूमि और दक्कन के पठार का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ये पठार हमारी इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं और परीक्षा में यहां से कैसे सवाल घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में सब कुछ दिमाग में लॉक करने के लिए एक जबरदस्त क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भूगोल की भाषा में इस शब्द पठार या प्लेटो का असली मतलब क्या है। देखें, आसान भाषा में पठार को अक्सर टेबल लैंड भी कहा जाता है, मतलब मेज जैसी जमीन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों की तरह ऊंचा तो होता है, लेकिन इसकी चोटी नुकीली नहीं होती, बल्कि ऊपर से किसी मेज की तरह एकदम सपाट या थोड़ी ऊंची नीची होती है। ये लाखों सालों में नदियों, हवा और पानी के कटाव, जिसे हम अपर्दन कहते हैं, उससे घिसकर बनते हैं। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारा लगभग पूरा दक्षिण भारत इसी तरह की एक बहुत बड़ी टेबल लैंड पर ही बसा हुआ है। अब परीक्षा के लिए इस परिभाषा को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक सुपर ट्रिक है। बस ये 3 शब्द अपने दिमाग में बैठा लीजिए: ऊंचा, सपाट, कटा हुआ। ऊंचा मतलब आसपास की जमीन से उठा हुआ, सपाट मतलब ऊपर से समतल, और कटा हुआ मतलब अपर्दन की क्रिया से बना हुआ। बस ये 3 शब्द आपको पठार की पूरी कहानी हमेशा याद दिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम पठार का मतलब समझ चुके हैं। तो चलिए अब भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र यानी महान प्रायद्वीपीय पठार की ओर बढ़ते हैं। यही हमारे आज के सेशन का असली हीरो है। इस पठार की 3 ऐसी खासियतें हैं जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है और यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। पहली, ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। ये उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले टूटा था। दूसरी बात, ये बहुत ही कठोर चट्टानों जैसे आग्नेय, जो ज्वालामुखी के लावा से बनती हैं, और कायांतरित, जो गर्मी और दबाव से अपना रूप बदल लेती हैं, उनसे बना है। और तीसरी, यही वजह है कि ये जियोलॉजिकली बहुत स्टेबल यानी स्थिर है। यहाँ आपको हिमालय की तरह बड़े बड़े भूकंप देखने को नहीं मिलते। तो इन तीनों विशेषताओं को दिमाग में कैसे लॉक किया जाए, ये रही इसकी मास्टर की। प्रायद्वीप इज इक्वल टू पुराना प्लस मजबूत प्लस शांत। पुराना क्योंकि यह सबसे प्राचीन भूभाग है, मजबूत क्योंकि यह कठोर चट्टानों से बना है, और शांत क्योंकि यहां भूकंप कम आते हैं। ये एक स्थिर क्षेत्र है। बस इस एक लाइन से आपके 3 महत्वपूर्ण सवाल तैयार हो गए। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 से 900 मीटर के बीच है, लेकिन ऊंचाई से भी ज्यादा जरूरी है इसकी ढलान, और ये परीक्षा का एक हॉट टॉपिक है। इस पूरे पठार की जो सामान्य ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका मतलब यह पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ धीरे धीरे झुकता चला जाता है। और इसी एक ढलान ने दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियों की दिशा तय कर दी है। और इस ढलान की दिशा को याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल और असरदार लाइन है: पूरब बुलाए नदियां जाएं। इसका मतलब है कि पठार की ढलान पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी सभी बड़ी नदियों को अपनी ओर खींचती हैं, और वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। बस ये पंक्ति याद रखिए और नदियों की दिशा वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा।
अब इस इतने बड़े पठार को आसानी से समझने के लिए ज्योग्राफर्स ने इसे एक नदी के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया है, और वो नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी एक नेचुरल डिवाइडर की तरह काम करती है। इसके उत्तर में जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के दक्षिण में जो विशाल त्रिभुज के आकार का हिस्सा है उसे कहा जाता है दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेटो। चलिए अब पहले भाग यानी मध्य उच्च भूमि को जरा और करीब से देखते हैं। ये वो हिस्सा है जो उत्तर भारत के मैदानों और दक्षिण के दक्कन पठार के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। तो ये मध्य उच्च भूमि भी कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बनी है, जिनमें से ये 4 परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है मालवा का पठार, जो ज्वालामुखी के लावा से बना है और अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए मशहूर है। दूसरा बुंदेलखंड का पठार, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है और कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। तीसरा बघेलखंड का पठार, और चौथा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर का पठार। इसे खनिजों की जबरदस्त मौजूदगी के कारण भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए इन चारों को याद रखने के लिए ट्रिक्स का एक छोटा सा पिटारा खोलते हैं। मालवा के लिए याद रखिए लावा प्लस काला प्लस कपास, क्योंकि ये लावा से बना है, यहाँ काली मिट्टी है और कपास की खेती होती है। सिंपल। बुंदेलखंड के लिए यूपी एमपी पत्थर, क्योंकि ये इन 2 राज्यों में है और पत्थर यानी ग्रेनाइट से बना है। और छोटा नागपुर पठार के लिए सबसे अच्छी लाइन है, छोटा नाम सबसे बड़ा खजाना। नाम भले ही छोटा हो पर यह खनिजों का देश का सबसे बड़ा खजाना है। तो अब हम नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे और सबसे विशाल हिस्से की तरफ, दक्कन का पठार। ये एक बहुत बड़ा त्रिभुज के आकार का भूभाग है जो भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। दक्कन के पठार की कहानी भी लावा से ही जुड़ी हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका निर्माण भी ज्वालामुखी के दरारों से निकले लावा के फैलने से हुआ है। इसी वजह से यहाँ काली मिट्टी की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और जो कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसकी ढलान भी, जैसा हमने पहले पढ़ा, मुख्य रूप से पूरब की ओर ही है। तो इसकी ट्रिक बनती है दक्कन = लावा प्लस काली प्लस पूरब ढाल। अब यहाँ नदियों का खेल बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ से 100% सवाल बनता है, क्योंकि ढलान पूर्व की ओर है तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। इन्हें याद रखने की ट्रिक है गो क्री कामा। लेकिन 2 बड़ी नदियां इस नियम को तोड़ती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, जिनकी ढलान पश्चिम की ओर है। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है नर ताप पश्चिम गए। ये जो एक्सेप्शन है, ये अपवाद परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने दक्कन क्रैब का नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ ट्रैप का मतलब कोई जाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये स्वीडिश भाषा के शब्द ट्रेपा से आया है, जिसका मतलब होता है सीढ़ी। हुआ ये कि जब लावा बार बार परतों में जमता गया तो इससे एक सीढ़ी जैसी आकृति बन गई, इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, ट्रैप = सीढ़ी। ये वही इलाका है जो काली मिट्टी का गढ़ माना जाता है। चलिए अब इस सारी जानकारी को असल दुनिया से जोड़ते हैं। इन पठारों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आखिर क्या योगदान है और परीक्षा में सवाल किस तरह से घुमाकर पूछे जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इन पठारों का आर्थिक महत्व 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, M से मिनरल्स यानी खनिज। छोटा नागपुर पठार तो जैसे खनिजों का गोदाम है। दूसरा, I से इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। जहां खनिज वहां उद्योग। जमशेदपुर से लेकर बोकारो तक सब यही हैं। तीसरा, J से जल विद्युत यानी जल विद्युत। पठारी नदियां कठोर चट्टानों पर बहती हुई कई झरने बनाती हैं, जिनसे बिजली पैदा होती है। और चौथा, A से एग्रीकल्चर यानी कृषि। दक्कन के पठार की काली मिट्टी कपास जैसी कैश क्रॉप्स के लिए सोना है। इन चारों को याद रखने के लिए ये एक्रोनियम बना है मिज्जा। अब देखिए, परीक्षा में आपके ज्ञान को कैसे परखा जाता है, ये एक मैच द फॉलोइंग प्रश्न है। चलिए इसे हमारी ट्रिक से हल करके देखते हैं। सबसे पुरानी भू आकृति। हमारी ट्रिक थी प्रायद्वीप बराबर पुराना, तो इसका जवाब है प्रायद्वीपीय पठार। काली कपास मिट्टी। ट्रिक थी दक्कन बराबर लावा प्लस काली, तो इसका जवाब हुआ दक्कन का पठार। खनिज भंडार। ट्रिक थी छोटा नाम सबसे बड़ा खजाना, तो इसका जवाब है छोटा नागपुर पठार। और सीढ़ीनुमा लावा संरचना। ट्रिक थी ट्रैप बराबर सीढ़ी,
तो इसका जवाब है दक्कन ट्रैप। देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर हैं तो सवाल कितना भी मुश्किल लगे हल हो ही जाता है। अब हम अपने इस सेशन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली ट्रिक के साथ दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेते हैं। ये है हमारी फाइनल लॉक ट्रिक। ये 5 शब्द पूरे के पूरे अध्याय का सार हैं। पुराना, काला, खनिज, पूर्व, लावा। पुराना, यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। काला, यहाँ काली मिट्टी की भरमार है। खनिज, ये खनिजों का भंडार है, खासकर छोटा नागपुर। पूर्व, इसकी मुख्य ढलान पूर्व की ओर है। और लावा, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। बस इन 5 शब्दों को याद कर लिया तो प्रायद्वीपीय पठार का कोई भी मुख्य तथ्य आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो आज हमने भारत के पठारों को हर एंगल से समझ लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एक नया और बहुत जरूरी सवाल उठता है, इन पठारों से निकलने वाली ये नदियां हिमालय से आने वाली नदियों से अलग कैसे हैं? ये सब मिलकर भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम को कैसे एक अनूठा आकार देती हैं? यही होगा हमारे अगले सेशन का विषय। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।